नया रास्ता पाठ 9। अभी नया रास्ता पाठ जो है 9 जो है, इसमें मीनू किस तरह से नीलिमा की शादी में आती है, उसे वहाँ पर कौन मिलता है और किस तरह से उसे फिर से अतीत की स्मृतियाँ हो आती है, ये है ये चैप्टर। मीनू अपना अधिकतम समय अपनी पुस्तकों के साथ ही व्यतीत करती। यूँ तो बचपन से ही उसको अधिक पढ़ने की आदत थी। हमेशा ही वह अपनी कक्षा में प्रथम आती थी। वकालत में भी उसने प्रथम श्रेणी में पास होने की ठान रखी थी। वह हर बार बहुत ज़्यादा मेहनत करती, परिश्रम करती, अपना समय पुस्तकों के साथ व्यतीत करती। क्यों करती थी पुस्तकों के साथ वो अपना समय व्यतीत? क्योंकि उसके जीवन में उद्देश्य था, एक लक्ष्य था, पढ़ लिख कर उच्च कोटि की वकील बनना। अगर अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो उसके लिए कड़ी मेहनत, कड़े परिश्रम की आवश्यकता थी। इसलिए मीनू अपना अधिकतम समय पुस्तकों के साथ व्यतीत करती थी और वह चाहती थी कि अपनी वकालत की पढ़ाई में भी वह अपनी वकालत की पढ़ाई भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करे। इस समय उसमें विशेष लगन थी, विशेष उत्साह था, कुछ बन दिखाने का, अपने पांव पर खड़ा होने का। हमारे भारतीय समाज में क्या नारी सदैव पुरुषों के नारी के संदर्भ में मीनू के क्या विचार हैं, यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। हमारे भारतीय समाज में क्या नारी सदैव पुरुषों की दासी बनकर ही रहेगी? क्या हर लड़की अपने माता पिता के लिए अभिशाप बनकर रह जाएगी? अभिशाप यानी कि कर्स। क्या लड़की को यह भी अधिकार नहीं कि वह अपना जीवन अपने ढंग से व्यतीत कर सके? ऐसे अनेक प्रश्न मीनू के मस्तिष्क में उठते, मीनू के दिमाग में उठते। वो सोचती कि सच में लड़की का अपना कोई जीवन नहीं है? क्या हर बार वो माता पिता पर बोझ बनकर रहेगी? क्या वो अपना जीवन अपने तरीके से नहीं बिता सकती? ऐसे कई सवाल उसके मन में उठते। उसके हृदय में तूफान उठता कि वह एक लड़की जरूर है, परंतु उसके अंदर इतनी हिम्मत, इतना साहस अवश्य है कि वह भी कुछ बन सके। वो हमेशा सोचती कि मैं लड़की ज़रूर हूँ, लेकिन मुझ में भी इतनी ताकत है, मुझ में भी इतना धैर्य है कि मैं भी समाज में अपने लिए कुछ स्थान बना सकूं। इसलिए वह हमेशा उसके दिमाग में ये सारी बातें चलती। इसलिए वो पढ़ने लिखने में अपना समय ज़्यादा व्यतीत करती थी। मीनू अभी अपनी पढ़ाई में तल्लीन थी, इनग्रॉस थी कि अचानक उसे ख्याल आया कि परसों उसे नीलिमा की शादी में जाना है। नीलिमा उसे कुछ दिन पहले आने को कह गई थी, परंतु कुछ दिन पहले जाना उसके लिए संभव न था। वह अपनी पढ़ाई अधिक दिनों के लिए नहीं छोड़ सकती थी। नीलिमा ने उससे कुछ दिन पहले आने के लिए क्यों कहा था, ये सवाल पूछा जाता है। और वह कुछ दिन पहले क्यों नहीं जा सकती थी, यह भी सवाल पूछा जाता है। क्योंकि नीलिमा उसकी अत्यंत घनिष्ठ सहेली थी, इसलिए उसका मानना था कि मीनू उसकी शादी में कुछ दिन पहले आए, उसकी तैयारियों में उसकी मदद करे, उसके साथ वो खरीदारी करे। तो वो घनिष्ठ सहेली होने के साथ उस पर अधिकार था कि वह उसकी शादी में उसे थोड़े दिन जल्दी बुलाए। और वह इसलिए जल्दी नहीं जा सक रही थी मीनू, क्योंकि मीनू वकालत की पढ़ाई कर रही थी, इसलिए ज़्यादा दिन कॉलेज से छुट्टी नहीं ले सकती थी, अपनी पढ़ाई का इतना नुकसान होते हुए नहीं देख सकती थी। इसलिए कुछ दिन पहले जाना उसके लिए संभव नहीं हो पाया था। परंतु कुछ दिन पहले जाना उसके लिए संभव न था। वह अपनी पढ़ाई अधिक दिनों के लिए नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए उसने एक दिन पहले ही जाने का निश्चय किया। वह अपनी सहेली के विवाह उपलक्ष्य पर कोई भेंट देना चाहती थी। मतलब विवाह के अवसर पर, विवाहोपलक्ष्य यानी कि विवाह के अवसर पर वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या चीज़ खरीदी जाए। अचानक उसे ख्याल आया कि नीलिमा के लिए एक दीवार घड़ी, वॉल क्लॉक ही क्यों न खरीदी जाए। वह झटपट बाजार जाकर नीलिमा की भेंट करने के लिए, मतलब गिफ्ट करने के लिए, एक घड़ी खरीद लाई। अगले दिन मीनू मेरठ से मीरापुर के लिए चल दी। उसके हृदय में विशेष उत्साह था, क्योंकि वह अपनी सहेली की शादी में जा रही थी। मीरापुर के स्टेशन पर पहुंचने के बाद उसने रिक्शे वाले को आवाज़ लगाई। इतने में ही उसे नीलिमा का बड़ा भाई अशोक दिखाई दिया। अशोक बस स्टैंड पर अपनी मौसी को लेने के लिए आया था। मौसी तो किसी कारणवश उस बस में नहीं आ पाई थी। मौसी जिस बस में आने वाली थी, लेकिन वो नहीं आ पाई। मीनू ने अपना सामान रिक्शा में रखना शुरू किया
परंतु अशोक के कहने पर उसने अपना सामान उसकी कार में रख दिया, क्योंकि अशोक भी पहचानता है मीनू को, इसलिए मीनू अशोक के आग्रह करने पर उसने रिक्शा छोड़कर अशोक की कार में अपना सामान रख दिया। रास्ते भर अशोक मीनू से अनेक प्रकार के प्रश्न करता रहा। मीनू बहुत साधारण ढंग से उन सभी प्रश्नों के उत्तर देती रही। अशोक की बातों में मीनू के प्रति विशेष स्नेह झलक रहा था, परंतु मीनू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। अशोक को मीनू शुरू से ही अच्छी लगती थी। वो उससे बहुत सारी बातें कर रहा था, पर मीनू ने ऐसा कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई थी। तभी ब्रेक लगा और कार भी झटके के साथ मीनू के घर के सामने रुकी। सामने बैठक यानी कि हॉल में ही बैठे पिताजी मीनू का इंतजार कर रहे थे। मीनू की आवाज़ सुनकर उसकी माँ भी रसोई घर से बाहर आ गई। रसोई घर यानी कि किचन। आशा और रोहित भी अपने अपने कमरों से बाहर निकलकर मीनू से आकर चिपट गए, मतलब उसे गले लगे। तभी आशा ने मीनू से पूछना शुरू किया, दीदी तुम हमारे लिए क्या लाई हो? मीनू अभी इस बात का जवाब देती इससे पहले ही पिताजी बोल पड़े, अरे आशा, दीदी को मुंह हाथ धोकर कुछ खाने पीने दो, तभी बातें करना। अभी अभी थक कर आई है, लेट हर टेक रेस्ट। माँ ने एक बर्तन में मीनू को पानी ला कर दिया। मीनू ने हाथ मुंह धोकर चाय पी। माँ ने उसके लिए बेसन के लड्डू बनाकर रखे थे। मीनू को बेसन के लड्डू का विशेष शौक था। मीनू को जो चीज़ पसंद थी माँ उसके लिए हमेशा वो तैयार करके रखती, इसलिए लड्डू देखकर मीनू बड़ी खुश हुई। अभी उसने चाय पी ही थी कि नीलिमा ने अपने नौकर को उसे बुलाने के लिए भेज दिया। नीलिमा ने उसे भेजा। मीनू का मन था कि वह उड़कर नीलिमा के पास पहुंच जाती। अपने पिताजी तथा माँ की आज्ञा लेकर वह नीलिमा के घर पहुंच गई। मीनू के आते ही नीलिमा ने उसे गले लगा दिया। ऐसा लग रहा था मानो दोनों सहेलियां एक लंबे समय के बाद मिल रही हों। तभी सामने नीलिमा की मम्मी आती दिखाई दी। मीनू ने उन्हें नमस्कार किया और नीलिमा के साथ अंदर कमरे में चली गई। मीनू ने नीलिमा से पूछा, अरे नीलू, हमारे होने वाले जीजाजी का फोटो तो दिखा। नीलिमा ने मजाक भरे स्वर में कहा, क्या करेगी फोटो देखकर? कल उन्हें साक्षात ही देख लेना। साक्षात यानी कि सामने देख लेना। क्या तेरे पास फोटो नहीं है? मीनू ने पूछा। अरे ऐसा हो सकता है क्या कि मेरे पास उनका फोटो ना हो? कहते हुए नीलिमा ने अलमारी कबर्ड से फोटो निकाला। फोटो दिखाते हुए नीलिमा ने मीनू से पूछा, कैसे लग रहे हैं तुझे अपने होने वाले जीजाजी? अरे वाह, यह भी कोई पूछने की बात है। लाखों में एक है, आखिर क्यों ना हो? हमारी नीलिमा भी तो लाखों में एक है, मीनू बड़ी प्यार भरी वाणी में बोली। तभी नीलिमा की माताजी ने कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने नीलिमा से कहा, नीलू, नीलू बेटे। मीनू को अपना सब सामान दिखाते, शादी में जो जो उसने खरीदारी की थी, दहेज के लिए जो ले जाने वाली थी, वो सारा सामान माँ उसको दिखाने के लिए कहती है। अच्छा मम्मी, कहकर नीलिमा ने पास में रखा सूटकेस खोला। एक एक करके उसने सारी साड़ियाँ व कपड़े मीनू को दिखाए। मीनू हर साड़ी की प्रशंसा करती रही। रात्रि के 9 बज चुके थे। मीनू को आभास हो आया, उसे पता चल गया कि वह अपने माता पिता से कुछ देर भी बातें न कर, मतलब वो जैसे ही आई थी मेरठ से और सीधा नीलिमा के घर ही आ गई थी, तो उसे लग रहा था कि वो आई है और अपने माता पिता से भी उसने कुछ समय व्यतीत नहीं किया, इसलिए उसे लगा कि उसे अपने घर पे जाना चाहिए। तभी उसने अपने घर जाने की इच्छा प्रकट की, परंतु नीलिमा ने उससे आग्रहपूर्वक, मतलब रिक्वेस्ट करते हुए, मीनू तुम खाना खाए बिना नहीं जाओगी। नहीं नीलू, घर पर माँ इंतज़ार कर रही होगी, फिर रात भी काफ़ी हो गई। कुछ भी हो, खाना खाकर ही जाना होगा तुझे। डर की क्या बात है, अशोक भैया छोड़ आएंगे तुझे घर तक। नीलिमा ने आग्रहपूर्वक कहा। इसे रिक्वेस्ट मतलब यू हैव टू ईट हियर। मीनू नीलिमा के आग्रह को न टाल सकी, वो इसको मना न कर सकी। नीलू की मम्मी ने खाना लगाया। मीनू व नीलिमा ने एक ही थाली में खाना खाया। जब तक दोनों ने खाना खाया रात के 9:45 बज चुके थे। मीनू को डर था कि कहीं उसके पिताजी व माँ इतनी रात गए लौटने पर नाराज़ न हो। तभी नीलिमा ने अपने भाई अशोक को आवाज़ लगाई और उन्हें मीनू के साथ भेज दिया। सड़क पर घोर अंधकार था, बहुत ज़्यादा डार्कनेस हो गई थी। शायद सड़क पर लगी बिजली की ट्यूबें खराब हो गई थी। अंधकार में मीनू अशोक के पीछे पीछे चलने लगी। मतलब इतनी ज़्यादा अंधेरा था तो उसे भी थोड़ा सा डर सा ही लगने लगा कि, और उस ज़माने में लड़कियां अकेले रात में कहीं जाती नहीं थी, इतनी रात को कोई बाहर नहीं निकलता था, इसलिए उसे भी थोड़ा सा डर सा महसूस हो रहा था। अंधकार में मीनू अशोक के पीछे पीछे चलने लगी। मीनू का पैर एक पत्थर पर पड़ने से उसका संतुलन बिगड़ गया, बैलेंस बिगड़ गया। तभी उसने अपने आप को संभाला। 2 कदम पर उसका घर था।
मीनू के पिताजी बैठक में बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। मीनू व अशोक को देखकर पिताजी ने अपने हाथ की किताब मेज पर रख दी। उन्होंने अशोक को बैठने के लिए कहा, परंतु रात अधिक हो जाने के कारण उसने बैठने से इनकार कर दिया। मीनू सीधे अपनी माँ के कमरे में चली गई। माँ उसका इंतजार करके अभी अभी बिस्तर पर लेटी थी। मीनू भी माँ के पास पड़े पलंग पर लाकर लेट गई थी। मीनू और माँ बहुत देर तक पड़े पड़े बातें करती रही। बहुत दिनों के बाद माता पिता से मुलाकात हो रही थी, इसलिए बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी। न जाने मीनू को कब नींद आ गई। फिर सुबह 6 बजे ही उसकी आंख खुली। जैसे ही मीनू की नींद टूटी और उसने करवट बदली, जैसे ही शी टर्न्ड, माँ ने एक प्याली गर्म गर्म चाय लाकर मीनू के हाथ में थमा दी। कितनी सुखद अनुभूति हुई मीनू को। उसे लगा, वाह, अपने घर पर जब हम होते हैं तो हमारे माता पिता कितना हमारा ख्याल रखते हैं। हॉस्टल में थोड़ी ना कोई इतना ख्याल रखता है, लेकिन जब घर होते हैं तो माँ कितना प्यार से उसके लिए सुबह सुबह मांगी भी नहीं थी और चाय, और माँ उसके लिए चाय ले आई थी। हॉस्टल में तो सुबह सुबह अपने आप ही चाय बनाकर पीनी पड़ती है, और फिर माँ के प्यार की तो बात ही कुछ और है। निस्वार्थ निश्चल प्रेम होता है माँ का। मतलब शी डजंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम अस। वो कोई भी हमारे से उम्मीद नहीं करती। इसीलिए माँ का जो प्रेम है उसे निस्वार्थ और निश्चल प्रेम कहा जाता है, क्योंकि माँ की हमसे कोई उम्मीद नहीं रहती। माँ हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तभी उसे माँ का स्वर सुनाई दिया, मीनू बेटे, आज नाश्ते में क्या खाओगी? माँ, आज सूजी का हलवा बना लो, बहुत दिन हो गए खाए हुए। मीनू ने माँ की बात का उत्तर दिया। जितने समय में मीनू नहा धोकर निवृत्त हुई, मतलब फ्री हो गई नहा धोकर, उतने में ही माँ ने सूजी का हलवा तैयार कर दिया। मीनू हलवा खाती गई और माँ के हाथ के बने हलवे की प्रशंसा करती रही। आज नीलिमा की बारात आने वाली थी। मीनू को हृदय में भी विशेष उत्साह था। आज उसकी सहेली की बारात आ रही है, उसकी घनिष्ठ सहेली की। तभी अचानक उसके हृदय में भी पीड़ा का एक तार झंझना उठा। उसे अनुभूति हो आई कि काश वह भी नीलिमा की तरह सुंदर होती। कहीं ना कहीं उसके भी मन में लगता ही था। हर बार जब भी ये सब बातें सोचती, वो सोचती सच में अगर वो भी नीलिमा की तरह सुंदर होती तो उसकी भी शादी हो गई होती, उसका भी पति होता। ये सब बातें उसके मन में आती ही रहती थी। इसी विचारधारा में तल्लीन इनग्रॉस मीनू के कान में एक स्वर सुनाई पड़ा, मीनू, मीनू, नीलिमा तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हें बुलाया है। मीनू ने गर्दन उठाकर देखा तो सामने नीलिमा का भाई अशोक खड़ा था। अशोक उसे बुलाने आया था कि भाई तेरी प्रिय जो सहेली है वो जल्दी तुझे बुला रही है, चल चल जल्दी चल। मीनू ने अशोक को बैठने के लिए कहा, परंतु घर में बारात आने वाली थी, इसलिए उस समय बैठना उसके लिए संभव न था। नीलिमा के घर जाने के लिए मीनू ने अपना हरे रंग का सलवार सूट पहना। उसने अच्छे से ड्रेस पहनी। तभी माँ रसोई से बाहर निकली। मीनू को सलवार सूट पहने देखकर बोली, बेटी आज तो साड़ी पहन ले, आज तो तेरी सहेली की शादी है, वेयर साड़ी। मीनू ने शीशे में, आईने में अपना चेहरा निहारते हुए कहा, माँ शाम तक साड़ी संभालना बहुत मुश्किल होगा, रात को बारात के समय साड़ी पहन लूँगी, नाइट में मैं पहनूंगी, अभी नहीं पहनूंगी। शीशे के सामने खड़ी होकर मीनू ने सुंदर ढंग से अपने केश संवारे, मतलब अपने बालों को ठीक किया। इससे उसका रूप और सलोना उठा। वो अच्छी दिख रही थी। गेहुआ रंग होने पर भी, ब्रिटिश कलर होने पर भी उसके तीखे नाक नक्श, मतलब शार्प फीचर्स, उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहे थे। शी वॉज लुकिंग रियली गुड। परंतु मीनू के हृदय में जो हीन भावना घर कर गई थी, लो फीलिंग जो थी, उसके कारण वह कभी अपने आप को सुंदर समझ ही ना सकी थी। उसे लग रहा था कि हर बार उसके शादी के रिश्ते ठुकरा देते हैं, इसलिए उसे लगता था वो सुंदर है ही नहीं। मीनू शीशे में निहार कर क्या सोचने लगी, यह प्रश्न पूछा जाता है। मीनू ने दर्पण के सामने खड़े होकर अपने को हर ओर से देखा। उसे आभास हुआ कि वह बदसूरत तो नहीं है। शी इज़ नॉट अगली एट ऑल। सुबह के 9 बज चुके थे। मीनू ने दर्पण के सामने से हटकर माँ से नीलिमा के घर जाने की आज्ञा ली। माँ मीनू को छोड़ने बाहर तक गई। सजी सवरी मीनू का रूप माँ को भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो तैयार हुई थी, अच्छे से उसने मेकअप किया था, तो वो अच्छी दिख रही थी, तो माँ को भी वो अच्छी लग रही थी। नीलिमा के घर पहुंचने पर उसने देखा कि घर में काफ़ी मेहमान आ चुके थे। बहुत चहल पहल थी, मतलब काफ़ी लोग थे, बहुत लोगों का आना जाना चल रहा था। छोटे बच्चों का शोर व बड़ों के बोलने की आवाज़, मतलब घर में जो मेहमान थे, रिश्तेदार थे, उन सबकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। सभी से घर गूंज रहा था। मीनू तो सीधे नीलिमा के कमरे में पहुंच गई। मीनू के पहुंचते ही नीलिमा उससे चिपटकर रो पड़ी। नीलिमा को आभास हो आया था कि अब उसे यह घर छोड़कर जाना है।
नीलिमा मीनू से चिपटकर क्यों रो पड़ी, ये पूछा जाता है। सच में नीलिमा को भली भांति पता था कि आज उसकी शादी है और शादी के बाद वैसा रिश्ता कायम नहीं रहता जैसे शादी के पहले होता है, क्योंकि शादी के बाद ससुराल की जिम्मेदारी आ जाती है। पति के घर से कितनी बार आप सहेली को मिलने जा सकते हो, नहीं जा सकते, ये सब पता नहीं रहता। इसलिए नीलिमा को लगा कि कहीं ना कहीं जो शादी से पहले जो लड़की की आज़ादी होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ी ना थोड़ी उसमें रुकावट तो आती ही है। फिर न जाने अपनी सहेली से कब मुलाकात हो, यह बात सोचते हुए नीलिमा मीनू से चिपटकर रो पड़ी, क्योंकि मीनू उसकी घनिष्ठ सहेली थी जिससे वो अपने दिल की सारी बातें दिल खोल कर कह सकती थी। और शादी के बाद न जाने ऐसा मौका फिर मिले या ना मिले, ऐसा वो सोचने लगी। 1 घंटे तक मीनू व नीलिमा अपनी बातों में खोई रही। तभी नीलिमा की नज़र अपने मेहंदी लगे हाथों पर पड़ी। कितनी गहरी रची थी, मतलब बहुत अच्छा रंग आया था उसकी मेहंदी। उसने अपने मेहंदी लगे हाथ मीनू को दिखाए। मीनू ने उसकी मेहंदी की प्रशंसा करते हुए कहा, नीलिमा तेरा पति तुझे बहुत प्यार करेगा, देख कितनी गहरी रची है तेरी मेहंदी। मतलब उस जमाने में सोच होती थी कि अगर मेहंदी का रंग अच्छा निखरता है तो उसका होने वाला पति जो है वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ऐसी सोच थी। नीलिमा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ मीनू बात तो सही है। इतना कहकर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी, जोरों से हंसने लगी। तभी अचानक मीनू को ख्याल आया कि नीलिमा को देने वाला उपहार, जो गिफ्ट वो नीलिमा के लिए लाई थी, वह तो घर पर ही छोड़ आई है। यह ध्यान आते ही मीनू झटपट खड़ी हो गई और नीलिमा से यह कहकर कि मैं अभी आ रही हूँ बाहर चली गई। मतलब वो घर जाकर उसका उपहार लेने चली गई। जब मीनू ने कुछ समय बाद नीलिमा के कमरे में प्रवेश किया तो उसके हाथ में उपहार था। उसने नीलिमा के हाथ में उपहार थमाते हुए उससे अपनी शुभकामनाएं दी, बेस्ट विशेस दी। नीलिमा ने झटपट उस बंद पैकेट को खोलकर देखा। उसमें बहुत सुंदर दीवार घड़ी थी। उसे देखकर नीलिमा उसकी प्रशंसा किए बिना न रह सकी। तभी मीनू ने मजाक भरे स्वर में कहा, नीलू तू जानती है मैंने यह घड़ी क्यों दी है? यह घड़ी इसलिए दी है कि तू सुबह समय से उठ सके, यू मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसलिए उसने ये मजाक करते हुए उसे यह घड़ी दी है। यह सुनकर नीलू हंस पड़ी। उन दोनों की हंसी अभी वातावरण में गूंज ही रही थी कि नीलिमा की मम्मी ने आकर बताया कि चढ़त से पहले नीलिमा को कुछ रस्में पूरी करनी है, इसलिए वह बाहर आ जाए। चढ़त से पहले मतलब सूरज और ज़्यादा चढ़े इससे पहले उसे कुछ रीति रिवाज पूरे करने हैं। नीलिमा उठ खड़ी हुई और मीनू का हाथ पकड़कर उसे भी बाहर ले गई। इतने में ही एक बच्चा बाहर से दौड़ता हुआ आया। उसने सूचना दी कि बारात आ गई। बारात आने की सूचना मिलते ही नीलिमा के हृदय की धड़कन और अधिक तीव्र हो उठी। इस समय उसे दुख व सुख दोनों की अनुभूति हुई। नीलिमा के हृदय की धड़कन क्यों अधिक तीव्र हो गई, उसकी मनस्थिति का वर्णन कीजिए, ये सवाल पूछा जाता है। क्योंकि 12 बच्चों ने बताया था कि बारात आ गई, तो इसलिए उसकी दिल की धड़कन और भी तेज हो गई। उसे खुशी की भी अनुभूति थी कि उसका नया जीवन शुरू होने वाला था। वो अपने पति के घर जाएगी, अपने ससुराल जाएगी, तो इस बात की हर एक लड़की को खुशी होती है अपने नए जीवन में पैर रखने की। लेकिन कहीं ना कहीं एक दुख की, एक पीड़ा की, एक डर की अनुभूति भी होती है, क्योंकि जिस घर को वो छोड़कर जा रही है, जिस घर में वो पली बड़ी है, आज अपने माता पिता का घर उसके लिए पराया होने जा रहा है। तो इस बात का भी दुख उसे रहता है। नए जीवन साथी के मिलन की कल्पना मात्र से उसका रोम रोम पुलकित तो होता। वो बहुत खुश भी थी। सुख की इस घड़ी में उसे दुख इस बात का था कि अब यह घर उसके लिए पराया हो जाएगा, क्योंकि भारतीय समाज की यह परंपरा है कि लड़की का अपना घर, अपने पति का ही घर उसका अपना होता है, अपना ससुराल ही उसके लिए अपना होता है। मायके में तो वो मेहमान रहती है, मायके के लिए तो वो पराया धन मानी जाती है। इस कल्पना मात्र से ही नीलिमा का चेहरा उदास हो गया। नीलिमा की मम्मी उसके चेहरे की उदासी देखकर उसके दिल की बात समझ गई। उसकी उदासी देखकर वे भी उदास हो गई, क्योंकि माँ को भी तो दुख होता ही है ना, जब उसकी बच्ची जिसको वो पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, स्नेह देती है, और आज उस अपनी लाडली को अपने पति के हवाले सौंपना कहीं ना कहीं माँ को भी तो दुखदाई
और कष्टदायक लगता ही है, क्योंकि उनकी बेटी उनसे बिछड़ रही है। उनकी दिल की धड़कन, बच्चे होते हैं माँ के दिल की धड़कन, वो उनसे बिछड़ रहे हैं। उनकी आंखें बोझिल हो गई, उन्हें भी रोना आ गया और आंसू टपक पड़े। परंतु यह रोने का समय नहीं था। उन्होंने अपने ऊपर नियंत्रण किया, उन्होंने अपने आंसुओं को कंट्रोल किया और नीलिमा को आगे की रस्मों के लिए तैयार किया। सारी रस्में पूरी होने तक शाम हो चुकी थी। बारात घर तक आने में 2 घंटे रह गए थे। मीनू ने नीलिमा से घर जाने की इजाज़त ली। उसे भी घर से तैयार होकर आना था। नीलू भी तैयार होने के लिए अपने ऊपर वाले कमरे में चली गई। अभी शाम को जो शादी की रस्में थी वो शाम को होने वाली थी, जयमाला की रस्म और वो सब। तो उसने कहा अभी वो भी जाकर तैयार हो आएगी, साड़ी वगैरह पहन के आएगी। मीनू ने घर आकर शीघ्र मतलब जल्द से जल्द अपने कपड़े बदले। उसने गुलाबी रंग की सुनहरे काम की साड़ी पहनी, पिंक कलर की साड़ी पहनी। चेहरे का हल्का सा मेकअप करने के बाद उसने एक छोटी सी बिंदी अपने माथे पर लगाई। अपने केश खोलकर उसने एक जूड़ा बनाया जिसने उसके चेहरे की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए। मीनू किस तरह से सजी ये पूछा जाता है तो ये वाला पैराग्राफ है आंसर। गुलाबी रंग की साड़ी में सजी संवरी मीनू बहुत सुंदर लग रही थी। दर्पण में, आईने में उसने अपने अपने सलोने चेहरे को निहारा, मतलब देखा, और फिर माँ के पास जाकर बोली, माँ देखो ये गुलाबी रंग की साड़ी ठीक लग रही है ना। माँ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, हाँ बेटी बहुत सुंदर लग रही हो तुम आज इस साड़ी में। सुंदर सुंदर शब्द सुनकर उसका हृदय प्रसन्नता से झूम उठा, क्योंकि आज तक उसे किसी ने सुंदर कहा ही नहीं था। वह गुनगुनाती हुई नीलिमा के घर की ओर चल दी। ऊपर के कमरे में नीलिमा को सजाया जा रहा था। उसे भी शादी के लिए पूरी तरह से मेकअप किया जा रहा था। मीनू भी ऊपर के कमरे में नीलिमा के पास पहुंच गई। रूप रंग में सुंदर दिखने वाली नीलिमा का आज लाल रंग की साड़ी में रूप और अधिक निखर रहा था। उसने रेड कलर की साड़ी पहनी थी। मेकअप में वो बहुत ही सुंदर दुल्हन दिख रही थी। फूलों के गजरे आदि पहनाकर उसे सजाया जा रहा था। नीलिमा की और सभी सहेलियां भी वहीं पास बैठी थी। शहर की जितनी भी औरतें आती उन सभी का पहला यही प्रयास रहता कि ऊपर जाकर नीलिमा से मिले। वो सब देखना चाहती थी कि नीलिमा दुल्हन कैसे दिख रही है। सबको एक्साइटमेंट रहती है कि दुल्हन सच में कैसे तैयार हुई है, वो कैसे दिख रही है। छोटे छोटे बच्चे धक्का देते हुए आगे निकलने की कोशिश करते, परंतु उनको आश्वासन देकर नीचे भगा दिया जाता कि नीलिमा दीदी अभी नीचे आ ही रही है। नीलिमा के पूर्ण रूप से तैयार होने के बाद उसका रूप ऐसे निखरा आया मानो कोई अप्सरा पृथ्वी पर उतर आई हो, लाइक अ फेरी हैज कम ऑन द अर्थ। हर कोई उसके रूप रंग की प्रशंसा करने लगा, क्योंकि वो वैसे भी दिखने में सुंदर थी और जब उस दुल्हन बनी सजी संवरी तो और सुंदर दिख रही थी। तो सभी उसके तारीफ किए बिना नहीं रोक पाए। बारात भी घर के पास आ गई थी। बैंड की मधुर आवाज़ भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। ज्यों-ज्यों बैंड की आवाज़ और पास आती गई, तेज होती गई, त्यों-त्यों नीलिमा के हृदय की धड़कन भी तीव्र होती गई। बारात घर के दरवाजे पर आ पहुंची। सभी स्त्रियां व बच्चे दरवाजे की ओर दौड़े। सभी के हृदय में एक उमंग थी, एक उत्साह था। सभी दूल्हे को देखने के लिए बेचैन थे। दूल्हा यानी कि ग्रूम। जैसे ही दूल्हा घोड़ी से उतरकर नीचे आया, सब उसकी ओर देखते ही रह गए। रंग रूप में वह नीलिमा से कम न था। इवन ही वॉज इक्वली हैंडसम। नीलिमा का जो हस्बैंड है सुरेंद्र, वो भी दिखने में उतना ही हैंडसम है जैसे नीलिमा ब्यूटीफुल है, ही इज ऑल्सो हैंडसम। दूल्हे को स्टेज पर बैठाया गया। नीलिमा धीरे धीरे मीनू का सहारा लिए स्टेज की ओर बढ़ी। इस समय मीनू का रंग रूप भी सलोना लग रहा था। नीलिमा धीरे धीरे कदम रखती हुई स्टेज तक पहुंची। स्टेज पर जयमाला का कार्यक्रम हुआ, मतलब एक दूसरे को माला पहनाते हैं ना, वो रस्म शुरू हुई। इसके उपरांत मीनू ने एक गीत प्रस्तुत किया। मीनू के गीत प्रस्तुत करने का क्या प्रयोजन था, ये प्रश्न पूछा जाता है। मतलब मीनू ने वहाँ पर गीत क्यों प्रस्तुत किया। मीनू अपनी घनिष्ठ सहेली के विवाह में सम्मिलित हुई थी, इसलिए नीलिमा को उपहार के स्वरूप जयमाला की रस्म के समय उसने एक सुंदर सा गीत उसके लिए प्रस्तुत किया था। उसकी मधुर आवाज ने सबका मन मोह लिया। हर कोई ताली बजाकर उसी की प्रशंसा कर रहा था। तभी बारात में आए एक नवयुवक ने उसकी आवाज की प्रशंसा करते हुए कहा, आपकी आवाज बहुत मधुर है, क्या सुंदर गीत सुनाया आपने। मीनू ने जैसे किसी ने उसके एक यंग लड़के ने भी उसकी ऐसे तारीफ की,
तो जैसे ही उसने सिर उठाया, देखा कि किसने उसकी ऐसी तारीफ की है, देखा तो वो अमित था। अमित, जो कि मीनू का रिश्ता कुछ समय पहले ठुकरा चुका था। अमित को देखते ही उसके अंदर घृणा और अतीत की स्मृतियां फिर से ताज़ा हो आई, क्योंकि उसके मन में अमित और अमित के परिवार वालों के प्रति बहुत ज़्यादा घृणा के भाव थे। और अमित जो यहाँ पर उपस्थित है वो सुरेंद्र का घनिष्ठ मित्र है। आपकी आवाज़ बहुत मधुर है, क्या सुंदर गीत गाया, सुनाया आपने। मीनू ने जैसे ही सिर उठाया ऊपर की ओर, देखा तो वो आश्चर्यचकित हैरान हो उठी। अरे, यह तो वही लड़का अमित है जो मेरठ से उसे देखने आया था। उसके मुंह से अपनी प्रशंसा सुनने पर उसके हृदय में कोई प्रसन्नता की अनुभूति, मतलब कोई उसे अच्छा नहीं लगा किसी ने उसकी तारीफ की, वरना उसका हृदय पीड़ा से अकुला उठा। उसके हृदय में द्वेष भावना उत्पन्न हुई। द्वेष मतलब गुस्से की। उन अमानवीय मतलब इनह्यूमन लोगों के लिए जिन्होंने पैसों के लिए उसका दिल तोड़ा था और उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी। प्रशंसा सुनने के बाद मीनू की मनस्थिति का वर्णन कीजिए, यह प्रश्न पूछा जाता है। प्रशंसा सुनने पर मीनू को खुशी हुई, अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, यह प्रश्न भी पूछा जाता है। जयमाला की रस्म के समय किसने गाना प्रस्तुत किया था, उसकी तारीफ किसने की थी, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। मीनू ने उस समय गाना प्रस्तुत करने का क्या प्रयोजन था। गाना प्रस्तुत करने का यह प्रयोजन था कि उसकी घनिष्ठ सहेली नीलिमा का आज विवाह था और जयमाला की रस्म हो रही थी। नीलिमा को भेंट स्वरूप उसने उसकी तारीफ में एक गाना प्रस्तुत किया। मीनू ने अमित से कोई बात नहीं की और चुपचाप अंदर चली गई। अमित को देखकर न जाने क्यों उसकी अतीत की स्मृतियां, पास्ट मेमोरीज ताज़ा हो उठती। उसके हृदय में वह पीड़ा उमड़ आई जिसे वह अब तक दबाए हुए थी। अब तक उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा था और आज वो उभरी आई। अमित को भी लगा, अभी अमित को भी पता चल गया कि सच में मीनू गुस्से है। मीनू के इस व्यवहार, इस बिहेवियर से अमित को आभास हुआ कि मीनू उससे नाराज़ है। नाराज़ भी क्यों न हो, अमित को पता चले, बरोबर है, नाराज़ भी क्यों न हो। अमित अगर उस समय कड़क स्वर में अपने माता पिता से कहता कि मुझे सरिता नहीं मीनू पसंद है, तो क्या मीनू का रिश्ता ठुकरा दिया जाता? शायद नहीं। इसलिए अमित को भली भांति पता था कि मीनू सर्वगुण संपन्न लड़की है, उसके बावजूद मैंने उसका शादी का रिश्ता ठुकराया है। इसलिए उसे उसकी दुख का, उसकी पीड़ा का एहसास था। मीनू के इस व्यवहार से अमित को आभास हुआ कि मीनू उससे नाराज़ है। नाराज़ भी क्यों न हो, उसके माता पिता ने मीनू के साथ अच्छा नहीं किया था, फिर भी अमित का दिल हुआ कि मीनू से कुछ क्षण के लिए बातें कर सकता। क्या अमित मीनू से बात कर पाया, ये प्रश्न पूछा जाता है। मीनू का वहाँ एक पल भी दिल, जैसे ही उसने देखा कि अमित है तो उसने एक पल भी वहाँ पे रुकना उचित नहीं समझा। मीनू का वहाँ एक पल भी दिल नहीं लगा। वह बिना खाना खाए ही वापस अपने घर आ गई। घर पहुँचने पर माँ ने जब उसका उदास चेहरा देखा तो उन्हें लगा कि मीनू के साथ कोई बात अवश्य हुई है। अभी माँ को भी लगा, इतनी घनिष्ठ सहेली की शादी थी, वहाँ गई थी, पता नहीं अचानक से क्यों आ गई। माँ को लगा पता नहीं क्या बात हो गई, किसी ने उसको अपनी शादी के लिए पूछ लिया हो, क्योंकि मीनू की तो उम्र हो गई थी शादी की। न जाने किसने क्या टोक दिया, उसे माँ को बड़ी बेचैनी हुई। उन्होंने मीनू से पूछा, बेटी तुमने इतनी जल्दी खाना खा लिया? बारात को अभी आए ज़्यादा देर भी नहीं हुई है। हाँ माँ, मैंने खाना खा लिया है, कहकर मीनू तकिए में मुंह छुपाकर बैठ गई। मीनू की उदासी माँ से देखी नहीं जा रही थी। उन्हें लगा मीनू की उदासी माँ से क्यों नहीं देखी जा रही थी, या माँ मीनू को उदास देखकर क्या सोचने लगी, ये प्रश्न पूछा जाता है। मीनू की उदासी माँ से देखी नहीं जा रही थी। उन्हें लगा कि शायद इस अवसर पर मीनू की फिर अतीत की स्मृतियाँ ताज़ा हो आई। आज उसकी सहेली दुल्हन बनी है, अपनी सहेली को दुल्हन के रूप में देखकर उसे कुछ बातें याद आ गई होंगी। तभी दूसरे क्षण माँ के मन में विचार आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उससे उसकी शादी के बारे में पूछ लिया हो। इसी प्रकार के अनेक विचार माँ के मन में आते रहे,
परंतु वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि मीनू की उदासी का क्या कारण है। माँ मीनू की उदासी देखकर क्या सोचने लगी? दीज टू पैराग्राफ्स आर द आंसर। मीनू तभी तकिए में मुंह छुपाए अमित के बारे में सोचती रही। उस अमित के बारे में जो उस दिन जब उसे देखने आया था। मीनू तकिए में मुंह छुपाकर अमित के बारे में क्या सोचती रही, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। उस समय उस अमित के बारे में जो उस दिन जब उसे देखने आया था कितने प्यार से बातें कर रहा था। उसकी बातों से बिल्कुल स्पष्ट था कि मीनू उसे पसंद है। पर फिर उसे क्या हुआ? सिर्फ पैसे के लिए दूसरी लड़की से शादी के लिए तैयार हो गया। यदि उसके माता पिता ही पैसा लेने के पक्ष में थे, अगर माता पिता पैसे लेना चाह रहे थे, तो क्या उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, इसके अंदर इतना करेज नहीं था कि वह उनका विरोध कर सकता? यदि उन्हें पैसे वाले घर में ही शादी करनी थी, रिश्ता करना था, तो आशा के रिश्ते के लिए उन्होंने क्यों लिखा था? ये सब प्रश्न मीनू के मस्तिष्क में बार बार आते, परंतु इन सब प्रश्नों का उसके पास कोई उत्तर था ही नहीं। कुछ देर तक जब नीलिमा मीनू को नहीं दिखाई दी तो उसने अपने भैया से पूछा, भैया मीनू कहाँ गई? बहुत देर से दिखाई नहीं दी, क्योंकि उसकी घनिष्ठ सहेली है, वो ढूंढ रही थी कि मेरी सहेली आखिर गई कहाँ। अशोक ने उत्तर दिया, पता नहीं, अंदर बैठी होगी, मैं तो बाहर काम में व्यस्त हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता। जब नीलिमा अंदर गई तब उसे मीनू नहीं दिखाई दी। अचानक बिना कहे मीनू चले जाने की बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। नीलिमा को कौन सी बात क्यों समझ में नहीं आ रही थी, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। प्रातः काल, अभी अर्ली मॉर्निंग, विदा के समय, वहाँ पे विदाई के समय है। नीलिमा की निगाहें मीनू का इंतजार कर रही थी। नीलिमा कहीं ना कहीं सोच रही थी, आखिर मेरी सहेली मेरी शादी से कहाँ चली गई और क्यों चली गई। मीनू आधी रात तक सो नहीं पाई थी, इसलिए सुबह समय से उठ न सकी। जैसे ही मीनू की आंखें खुली उसने घड़ी की ओर दृष्टि डाली। घड़ी में 7 बज चुके थे, विदा का समय हो चुका था, मतलब उसकी सहेली जाने वाली थी, ये उसे पता था, इसलिए वो जल्दी जल्दी उठी। वह शीघ्र अतिशीघ्र हाथ मुंह धोकर तैयार हुई और नीलिमा के घर पहुंच गई। जैसे ही मीनू नीलिमा के घर पहुंची, नीलिमा की विदाई होने जा रही थी। मीनू को देखकर नीलिमा उससे लिपट कर रो पड़ी। विदाई की इस घड़ी में मीनू के नेत्रों से भी जल उमड़ पड़ा। विदाई की घड़ी दुखदाई क्यों होती है, ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। विदाई की घड़ी बड़ी ही कष्टदायक होती है, लड़की के लिए भी और उसके माता पिता के लिए। लड़की को लगता है कि विदाई होते ही उसका घर अपना था, जहाँ पर वो पली बड़ी थी, बचपन में उसे माता पिता का स्नेह मिला था, आज शादी होते ही, विदाई होते ही वह घर उसके लिए पराया होने जा रहा है। उसे अपने पति के घर जाना पड़ रहा है। माता पिता को भी यही दुख रहता है कि जिस बच्ची का लालन पालन वह इतने प्यार से करते हैं, आज शादी करते ही, विदाई करते ही अपनी बेटी को किसी पराए हाथों में सौंपना, इसलिए ये विदाई की घड़ी बड़ी ही कष्टदायक होती है। नीलिमा की विदाई के बाद वह शीघ्र अपने घर आ गई। घर आकर उसने अपना सारा सामान बांधा और मेरठ चलने के लिए तैयार हो गई। माँ ने बहुत कोशिश की कि एक दिन और रुक जाती, अभी उसने कुछ बात नहीं की और सीधा मेरठ की तैयारी के लिए निकल पड़ी, क्योंकि वहाँ पे उसके पढ़ाई का नुकसान हो रहा था। माँ ने बहुत कोशिश की कि एक दिन और रुक जाती तो अच्छा होता, परंतु मीनू अपनी पढ़ाई एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ सकती थी। शादी में आना तो मजबूर थी, शादी तो कंपलसरी आना ही था, इसलिए वह अपनी पढ़ाई का नुकसान नहीं होने देना चाहती थी। इसलिए वह तुरंत मेरठ के लिए तैयार होकर निकल पड़ी।